नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के सेगमेंट में। मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में शरेआम चली गोलियां, 2 व्यक्ति घायल। एसीएस राजपाल ने भिवानी मेडिकल कॉलेज का किया दौरा, अधिकारियों को दिए निर्देश। किसान सभा ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया, एमएसपी की संवैधानिक गारंटी की मांग की। मांगे न मानने पर सर्व कर्मचारी संघ 20 अप्रैल को सीएम के कुरुक्षेत्र कैंप ऑफिस का घेराव करेगा। समृद्ध समाज की नींव रखने के लिए नशे से दूरी बनाई जाना आवश्यक है, कहा विधायक सराफ ने। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में दिन दहाड़े गोली चलने की सनसनीखेज वारदात हुई। जीतूवाला जोहड़ के पास 10 से 15 बेखौफ बदमाशों ने विनोद व प्रशांत नामक 2 युवकों पर गोलियां दाग दी, जिससे दोनों ही युवक घायल हो गए। दोनों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल विनोद भिवानी ट्रक यूनियन का प्रधान है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता है। डीएसपी हेडक्वार्टर आर्यन चौधरी ने बताया कि घायल विनोद व हमलावरों में से कुछ युवक हिस्ट्री सीटर हैं। दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश है। बताया जाता है कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोली लगने से घायल हुए विनोद के भाई मोहन ने बताया कि विनोद अपने साथी प्रशांत के साथ घर से प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यक्रम में जा रहा था। तभी जीतूवाला जोहड़ के पास 10-15 युवकों ने पहले लाठी डंडों से हमला किया और फिर गोली चला दी। मोहन ने बताया कि ये हमलावर पहले भी कई बार हमला कर चुके हैं। गोली चलने की सूचना पाकर सिटी थाना सीआईए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। डीएसपी हेडक्वार्टर आर्यन चौधरी ने बताया कि घायल विनोद व हमलावरों में कुछ युवक हिस्ट्री शीटर हैं। दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मामला ये था भाई, आज दिनांक 11/4/2025 को मेरा भाई, बड़ा भाई है, ताऊ का लड़का विनोद रूप बिन्नू, जो कि भिवानी जीतूवाला जोड़ से अपना घर से रुद्रा कॉलोनी में जा रहा था अपने कार्यालय में, जो वहाँ पर उन्होंने एक ऑफिस कर रखा है प्रॉपर्टी डीलर का, वहाँ पर अपना काम पर जा रहा था। जब ये वहाँ पर सुभाष हलवाई की दुकान और बिरजवासी कॉलोनी में पहुँचे, इसी दौरान करीबन 15 से 20 लड़के थे, जिनमें प्रदीप उर्फ फेंडा, बीरपल और राजा सन ऑफ कृष्ण, गोशियान चौक निवासी, बसंडी साहिल उर्फ काला, सन ऑफ संजय डाकोत, गौरव उर्फ गोरा, सन ऑफ संजय डाकोत, और एक बसंडी नाम का कोई लड़का था। मतलब लगभग 20-25 लड़के थे, सारे हथियार लैस थे। भाई को देखते उन्हें बाइक पे पहले तो लाठी डंडे और ईंटों पथराव करना शुरू कर दिया। फिर एंडा, प्रदीप उर्फ एंडा ने अपने हाथ में लिए पिस्तौल, जो कि मेरे भाई बिन्नू के ऊपर चला दिए। बिन्नू के साथ में उसका साथी था प्रशांत, उसको भी गोलियां लगी है और बिन्नू को भी गोलियां, दोनों को गोलियां लगी है। वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। जिस एक व्यक्ति है बिन्नू और एक प्रशांत है, इन दोनों के गोली लगी है। ये बिन्नू हिस्ट्री शीटर है और जो दूसरा जिनकी तरफ से गोली चली है उनमें भी 1-2 हिस्ट्री शीटर हैं। तो इसमें हम जल्द ही जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको अरेस्ट किया जाएगा। इनका आपस का झगड़ा है, पहले भी आपस में इनकी कई बार लड़ाई हुई है। तो वही 2 हैं उनकी गोली लगी। देखिए वो अभी डिटेल्स जैसे आगे आएंगे वो आपको शेयर करेंगे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने भिवानी में नवनिर्मित पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने यहां पर चिकित्सा विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। बताना होगा कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिसार से वर्चुअल माध्यम से इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजपाल के साथ मेडिकल एजुकेशन विभाग के निदेशक यशवेंद्र सिंह, डीसी महावीर कौशिक और एसडीएम महेश कुमार और लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल भी मौजूद रहे। राजपाल ने बताया कि प्रथम चरण में स्टाफ की उपलब्धता के मद्देनजर 15 विभागों की ओपीडी सेवाएं 14 अप्रैल से इस मेडिकल कॉलेज में शुरू हो जाएंगी।
नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के भवन के निरीक्षण के दौरान एसीएस राजपाल ने कहा कि 39 डॉक्टर प्रथम चरण में यहां पर अपनी सेवाएं देना शुरू करेंगे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर के होंगे। उन्होंने कहा कि भिवानी तथा आसपास के लोगों को यहीं पर बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि यहां जुलाई में पहले साल का चिकित्सा शिक्षा का सत्र शुरू हो जाएगा। इसके लिए 150 MBBS सीट हैं। मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ को लेकर होने वाली सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के निर्माण से संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को सख्त निर्देश दिए कि वे समय रहते सभी जरूरी संसाधन यहां पर उपलब्ध करवाएं, ताकि चिकित्सकों और मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि अब भिवानी और आसपास के लोगों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए आपातकाल के दौरान रोहतक PGI जाने की जरूरत नहीं होगी, यहीं पर उनको चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि इस मेडिकल कॉलेज पर करीब 1400 करोड़ रुपए की लागत आई है। DC महावीर कौशिक ने बताया कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिसार से इस मेडिकल कॉलेज का किए जाने वाले शुभारंभ कार्यक्रम का भिवानी में लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। इसके लिए सामान्य अस्पताल के पास ही मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित भवन परिसर में ही समुचित व्यवस्था की जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल ने नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में जरूरी संसाधनों के बारे में ECS को अवगत करवाया। कह दिया है जो हमारे कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं, जो मेंटेनेंस वाले लोग हैं, उनको कहा है, और पूरा जो साफ सफाई का प्रबंध, पूरा सिक्योरिटी का प्रबंध, वो सारा जो हमारा मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इसको पूरी अच्छे तरीके से कराएगा। मेडिकल कॉलेज कब तक काम शुरू हो जाएगा? वही मैंने बताया ना, हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि इस साल के एकेडमिक सेशन जो कि जुलाई अगस्त में चालू होता है, उसमें हम बच्चों का एडमिशन करा के यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का कार्य भी चालू करते हैं। मेडिकल कॉलेज बनता है, देखिए यहाँ पर एक बड़ा ही मॉडर्न टेक्निक से जो, और यहाँ पे पूरी की पूरी जो सुविधाएं हैं वो मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में मिलेंगी। एक पूरा ही एक मॉडर्न अस्पताल जो कि मेडिकल कॉलेज के साथ लगता है, वो ये नया अस्पताल बना है। यहाँ पर सभी जो हैं सुपर स्पेशलिटी वाले डिपार्टमेंट्स वो भी यहाँ पे होते हैं। आपको मालूम है कि मेडिकल कॉलेज में तो हमारे सभी जो डॉक्टर लगते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट लगते हैं, MD डॉक्टर लगते हैं, जबकि जो सिविल अस्पताल होता है वहाँ पे MBBS डॉक्टर भी लगे हुए होते हैं। तो एक ऊंचे दर्जे की जो सुविधा है वो यहाँ पर भिवानी और इसके आसपास के लोगों के लिए यहाँ पर चालू की जा रही है सरकार। आज माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में हिसार से इस कॉलेज का उद्घाटन किया जाएगा। अभी ये कॉलेज की बिल्डिंग शुरू हो रही है। थोड़े समय में हम नर्सिंग का और बच्चों के लिए जो अलग से सिस्टम चाहिए उसको बनाने का काम करेंगे, और नया सेशन हमारा जुलाई अगस्त में शुरू हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी है, और जनता के लिए 14 तारीख को OPD यहाँ से शुरू करवा दी जाए। उनके कुछ टेस्टिंग का काम है, जो अपना एक्सरे का काम है, ये अभी पुरानी बिल्डिंग से चलेगा, और कुछ समय के बाद सारी चीज़ें नए तौर पे भी वहाँ से आ जाएंगी, डॉक्टर्स भी आ जाएंगे। आज समाज को ज़रूरत है उनकी देखभाल अच्छे तरीके से हो। हमारा जो ये हॉस्पिटल था, इसमें कई बार हम ये कह देते थे भाई रोहतक मेडिकल में ले जाओ, लेकिन आज के बाद ये बातें खत्म हो जाएंगी, और इसके बाद हमारा जो हम चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का इलाज हमारे यहाँ पे हो और नए नए डॉक्टर यहाँ से बनेंगे, निश्चित रूप से हमारा आने वाला समय स्वर्णिम रहेगा। अखिल भारतीय किसान सभा ने धनाना गांव में अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए किसान सभा के प्रधान रामफल देशवाल और उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि उस समय किसान सभा की स्थापना का उद्देश्य बड़े बड़े जागीरदारों से सरप्लस जमीन लेकर भूमिहीन किसानों मजदूरों के बीच वितरित करवाना था, जिसको वे जोतते थे। बड़े बड़े जमींदार व जागीरदार किसानों का शोषण करते थे, ज्यादा लगान लेते थे, वे बेगार करवाते थे। तब देश के स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, EMS नंबूरी पाद, P सुंदरैया
एन.जी. रंगा व स्वामी सहजानंद सरस्वती भी इस मुहिम में शामिल हुए थे। किसान सभा के प्रधान रामफल देशवाल और उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश ने बताया कि 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की और स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसका राष्ट्रीय प्रधान व प्रोफेसर एन.जी. रंगा को महासचिव बनाया गया और भूमिहीन किसानों को जमीन दिलवाने का राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया, जिसमें आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, केरल में मनाई पुन्ना वायलार, बंगाल में तेभागा व महाराष्ट्र में वारली तथा देश के कई भागों में किसान आंदोलन लड़े गए तथा किसानों को जमीन दिलवाई। हरियाणा में भिवानी तत्कालीन हिसार जिले में हांसी तहसील के अलगपुरा गांव में स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा व चौधरी लाजपत राय ने 9 जनवरी 1929 को किसान सभा की स्थापना की थी तथा स्कीनर जागीरदारों के विरुद्ध लड़ाई लड़कर किसानों को जमीन दिलवाई। इस अवसर पर किसान नेताओं ने एमएसपी की संवैधानिक गारंटी, नया मंडी कानून प्रारूप वापस लेने, बिजली निजीकरण वापस करने व किसान कर्जा मुक्ति की मांग की। हमारे ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना दिवस है। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ सम्मेलन में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद जी और एन.जी. रंगा इसके महासचिव थे और इसकी स्थापना में हमारे बहुत बड़े बड़े नेता थे, पी. सुंदरैया, एम.एस. नमूद्रीपाद और आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और बहुत से जो ने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने इसकी स्थापना की थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो ये उस समय जो किसान सभा की स्थापना एक उद्देश्य को लेकर की गई थी कि देश में बड़ी बड़ी जमींदारी थी, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे और जोतने वालों को जमीन दी जाए, उनका शोषण होता था बहुत ज़्यादा सभी देश के राज्यों में। जब भारत एक नहीं हुआ था, अंग्रेजों का राज था, तो उस समय हैदराबाद का निजाम और केरल में पुनप्पा वायरल है, बंगाल में तेभागा आंदोलन है, महाराष्ट्र में आदिवासियों का आंदोलन, पंजाब में भी यहाँ कई जागीरदार थे, उनके खिलाफ ही आंदोलन था और नारा था जोतने वाले को जमीन दी जाए। और जितने भी आज़ादी के समय कांग्रेस के अधिवेशन थे उसमें भी ये मुद्दा उठाता था कि देश में जोतने वाले को जमीन मिले, किसानों में जमीन का बंटवारा हो और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं जो भूमिपति हैं उनकी जमीन जो है किसान और मजदूरों को मिले। सर्व कर्मचारी संघ ने कौशल रोजगार निगम के तहत लगाए गए कर्मचारियों को हटाने पर जिला प्रधान सूरजभान जटासरा की अध्यक्षता में विरोध स्वरूप प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने मांग की कि कर्मचारियों को वापस सेवा में लिया जाए और नियमित किया जाए। कहा कि जब काम पक्का करते हैं तो रोजगार भी पक्का होना चाहिए। विरोध स्वरूप सर्व कर्मचारी संघ कौशल रोजगार निगम के साथियों को साथ लेकर 20 अप्रैल को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का घेराव करेगा। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सूरजभान जटासरा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने चुनाव के समय वादा किया था कि किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा और उनकी जॉब सुरक्षा की गारंटी दी थी कि उनको 58 साल तक हटाया नहीं जाएगा, लेकिन अब 5 साल पूरे नहीं होने दिए गए, उससे पहले ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। कहा कि इन कर्मचारियों को हरियाणा सरकार के द्वारा अपने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत विभिन्न भागों में कच्चे कर्मचारी लगाए जाते हैं, जिनको लगाने के लिए अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना दिया गया है। इसके माध्यम से सभी भागों में अलग अलग पदों पर कर्मचारी लगाए जाते हैं। सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी अधिनियम भी बनाया गया। उसके बावजूद भी हाल ही में सरकार के द्वारा विभिन्न भागों में कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है। इन कर्मचारियों को कार्य करते हुए कई वर्ष हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संघ हरियाणा सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को हटाए जाने का विरोध करता है और आज प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन के माध्यम से हरियाणा सरकार से मांग की कि कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखा जाए। अध्यापक गण है, अब देखिए कि हम दिसंबर 2022 में हमारी ज्वाइनिंग हुई और अब हमें रिलीव किया जा रहा है। इलेक्शन से पहले जो परमानेंट भर्ती आई थी उस समय कुछ अध्यापक प्रभावित हुए थे, तब तो सैनी सरकार के द्वारा लेटर निकाल दिया गया था कि किसी भी अध्यापक को आगामी आदेशों तक रिलीव ना किया जाए। और अब जब अप्रैल न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है तो रातों रात सरप्लस कह करके हमारे अनेक मित्रों को विद्यालय से रिलीव कर दिया गया है बिना किसी नोटिस पीरियड के। तो और हमारे में से ज्यादातर हम 7110 साथी हैं
जिनमें से ये लगा लो नियर अबाउट 5,000 विद्यार्थी अध्यापक ओवर एज हो चुके हैं। हम तो धोबी के कुत्ते की तरह ना घर के रहे ना घाट के, हम अपना प्राइवेट व्यवसाय कर रहे थे, हम उसको भी छोड़ दिया है और अब अभी यहाँ से भी बाहर किया जा रहा है। तो अब हम कहाँ जाएं? क्या हमारे परिवार नहीं है? सैनी सरकार जो हमारी बीजेपी की सरकार है, इनको क्या पता पारिवारिक परिस्थितियां क्या होती हैं। कौशल रोजगार निगम में 5 साल से कम जो जिनकी अवधि थी वो लगभग सभी हटा दिए गए और अध्यापक लगे हुए थे ये। और हरियाणा सरकार चुनाव से पहले वादा कर रही थी कि जितने भी कच्चे कर्मचारी आज की डेट में लग रहे हैं हम सबको पक्का करेंगे। ये वादा खिलाफी की है सैनी सरकार ने और हम ये मांग करते हैं हमारी अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, भिवानी की जनता की तरफ से कि भाई इनको दोबारा लगाया जाए, इनको पक्का कराया जाए। महकमों में कम से कम 50-60 हजार पद खाली पड़े अध्यापकों, इनको रोजगार दिया जाए। और ये गलत कदम है सरकार का, इसलिए उसके लिए ये उल्टा पड़ेगा और सैनी सरकार सद्बुद्धि ला करके इन बच्चों को दोबारा लगाए। हमारी मांग नहीं मानी गई तो पूरे हरियाणा में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये एक नहीं है, ये 10-12 हजार है। हरियाणा के अंदर जो कुशल रोजगार निगम के माध्यम से जो कर्मचारी लगे हुए थे, सरकार ने इलेक्शन से पहले ये वादा किया था कि HKRN के जो कर्मचारी हैं उनको किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जाएगा। और आपने देखा होगा पीछे विधानसभा के अंदर एक कानून पास किया था कि जॉब सिक्योरिटी के नाम से कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया जा रहा। उल्टा आज लगभग 4200 कर्मचारी HKRN के तहत जो लगे हुए थे उनको घर का रास्ता दिखा दिया। और हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी लगभग 80-90 हजार कर्मचारी के ऊपर ये तलवार लटकी हुई है। और दूसरी बात आप ये देखिए, आज स्कूल में बच्चों के एडमिशन का दिन है, उस एवज में हमारे जो टीचर हैं उनको बाहर का रास्ता निकाल दिया। बिजली महकमे में है, पब्लिक हेल्थ में है, तमाम तरह के जो HKRN के कर्मचारी उनको बाहर का रास्ता दिखाने की सरकार कोशिश कर रही है। हम सरकार से अपील करते हैं कि किसी भी कीमत पर जो HKRN के कर्मचारी हैं जो थोड़ा वेतन लेते हैं, काम करते हैं, उनको किसी भी कीमत पर बाहर का रास्ता ना दिखाया जाए। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट एवं महात्मा ज्योतिबा फूले धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा हनुमान जोहड़ी मंदिर में नशा मुक्त सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूली विद्यार्थियों एवं नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत करवाया गया। इस दौरान नशा मुक्त जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सराफ एवं डीएसपी अनूप कुमार ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में महंत चरणदास महाराज का सानिध्य रहा। विधायक घनश्याम सराफ व डीएसपी अनूप कुमार ने नशा मुक्ति सेमिनार में कहा कि समाज में नशा एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जो न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि परिवार, समाज और देश की प्रगति में भी बाधा बनती है। ऐसे में नशे जैसी सामाजिक बुराई के खात्मे के लिए नशा मुक्ति सेमिनार और जागरूकता रैलियां अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति सेमिनार और जागरूकता रैली समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक सशक्त माध्यम है। कहा कि एक स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध समाज की नींव रखने के लिए नशे से दूरी बनाई जाना अत्यंत आवश्यक है। बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले जैसी महान विभूतियों ने जीवन पर्यंत सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते हुए देश को सच्चाई व अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। ऐसे में अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलकर राष्ट्र की तरक्की में अपनी भूमिका निभाएं। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती वर्ष है और जयंती है वर्ष में, और हम उसको बनाने के लिए नशा मुक्ति का अभियान को लेके और पर्यावरण की समस्या को लेके, पानी की समस्या को लेके हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे ये काम हो, जिससे नशे के प्रति बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। हमारा पहले 0 था नशे में जिला, और अब 10,000 से ऊपर के केस इस वर्ष नोटिस किए गए हैं। उनको ठीक करने के लिए भी हमारा प्रयास होना चाहिए। जो भी नशा करता है वो व्यक्ति समाज के अंदर ये कुरीतियां न फैलाए। उनको जैसे कोई आदी हो गया है तो उसको हम ठीक करने का वचन देते हैं कि वो आदमी आए, हमारे यहाँ रहे और उस अवस्था में हम नशे से मुक्ति पाए, इसके लिए हमारा सर्वत्र प्रयास है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को इसको सहयोग करना चाहिए। तो ये बाबा जी की तरफ से 7-8 साल पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर की तरफ से
इस यात्रा को हरी झंडी दी गई थी, जो कि ये यात्रा लगातार बाबा जी उसके ऊपर ये यात्राएं कर रहे हैं। तो इस पे यहाँ पे मेरे को यहाँ पे इन्होंने बुलाया, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। रमेश जी भी इसमें बढ़ चढ़ कर इनके साथ सहयोग कर रहे हैं। तो आज इस यात्रा की कड़ी के अंदर मैं आज यहाँ आया हूँ। तो ये नशे के ऊपर ये जो प्रोग्राम है बाबा जी की तरफ से जो चलाया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा कदम है। इससे जो नशे के अंदर जो भी आदमी इसके अंदर घुस जाता है वो आर्थिक सामाजिक तौर पर उसका बहिष्कार हो जाता है आदमी का। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आज भाई जो ऐसे लोग भटक चुके हैं उन लोगों को हमें वापिस मुख्य धारा के अंदर लेके आना है। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती है और उसके उपलक्ष्य में हमने, क्योंकि संत महापुरुषों ने जब समय समय पर जब भी देश में हालात खराब हुए हैं, जो भी समस्या आई हैं, जो बुराइयाँ आई हैं, कहीं पर उन्होंने काम किया है। जब शिक्षा पर उन्होंने काम किया, उनके परिवार ने काम किया, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के साथ में सावित्रीबाई फुले जी का शिक्षा का बड़ा उनका काम रहा, क्षेत्र रहा। और आज जरूरत है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं, बाकी संस्कार और जो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं उन बच्चों को बचाना भी जरूरी है। बच्चे अच्छे बनेंगे तो अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने समाज को संभालेंगे। तो एक जिम्मेवार बच्चे बने, बच्चों को बचाया जाएगा, बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, बच्चों को संस्कार दिए जाएंगे, बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाएगा जिसमें वो अपने जीवन को एक अच्छा बना सकें और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। और अब चलते चलते ट्रंप टैरिफ टेरर से सभी देश बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने तो पलटकर अमेरिका पर टैरिफ ही थोप दिए हैं। यूरोप भी अपनी तरह से काउंटर कर रहा है, लेकिन भारत अभी असमंजस में है। ताजा हालात ये हैं कि इस आपदा को सरकार ने अपने लिए अवसर बना लिया है। क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीबन $5 प्रति बैरल गिर गई है। भारत ने अमेरिका से नेगोशिएट करने के बजाय पेट्रोल और डीजल पर ₹2 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। बता रहे हैं कि उपभोक्ता पर इसका असर नहीं पड़ेगा। कंपनियां अपने हिस्से से कीमतों को स्थिर रखेंगी। यह कदम खजाने में वृद्धि तो कर देगा, किंतु परिवहन मूल्य घटाकर महंगाई को थामने का अवसर गंवा भी देगा। रक्षात्मक नीतियां बिना व्यूह रचना के ऐसे आक्रमण से नहीं बचाती, बल्कि वे दीवार की तरफ धकेलती हैं। इसी तरह घरेलू गैस पर भी प्रति सिलेंडर ₹50 दाम बढ़ा दिए गए हैं। कीमतों में यह वृद्धि उज्ज्वला कनेक्शन की हितग्राही गरीब महिलाओं को भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। यह जानना प्रासंगिक होगा कि भारत में लगभग 32.94 करोड़ घरेलू गैस उपभोक्ता हैं, जिनमें से 10.33 करोड़ उज्ज्वला के हितग्राही हैं, यानी लगभग 31%। भारत में औसतन प्रति वर्ष 200.74 करोड़ सिलेंडर रिफिल होते हैं। अतः इस मूल्य वृद्धि से सरकार की कंपनियां लगभग 10,037 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करना चाहती हैं। इसी तरह पेट्रोलियम कंपनियों की कुल 37.1 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोल और 89.65 मिलियन मीट्रिक टन डीजल की खपत हो रही है, जिससे सरकार को एक्साइज ड्यूटी के खाते में लगभग 3,140 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। लेकिन इतना तय है कि बाजार से संबंध होने के बावजूद उपभोक्ता को राहत नहीं दी जा रही है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में शरेआम चली गोलियां, 2 व्यक्ति घायल। एसीएस राजपाल ने भिवानी मेडिकल कॉलेज का किया दौरा, अधिकारियों को दिए निर्देश। किसान सभा ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया, एमएसपी की संवैधानिक गारंटी की मांग की। मांगे न मानने पर सर्व कर्मचारी संघ 20 अप्रैल को सीएम के कुरुक्षेत्र कैंप ऑफिस का घेराव करेगा। समृद्ध समाज की नींव रखने के लिए नशे से दूरी बनाई जाना आवश्यक है, कहा विधायक सराफ ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।